हेलो इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा और साउंड अगर प्रॉपर आ रहा है तो आप कंफर्म कर दीजिए। सो दैट वी कैन प्रोसीड। गुड। लाइक थोड़ा सा लेट हो गया मैच। एनीवे, आपको एक रिवीजन शीट मैंने दी है, उसको आपको सॉल्व करना है। और ये जो फर्स्ट लेक्चर है रिवीजन का, उसमें हम लोग मैकेनिक्स का 1 पोर्शन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर है मैं लिखता हूँ और उन्हीं को भी डिटेल में डील कर लेते हैं। सिंस आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, राइट, तो आपको सभी चैप्टर्स को प्रॉपरली रिवाइज करना है। कुछ चैप्टर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपका एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ये पढ़ाया गया होगा आपको और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एक क्वेश्चन आप शॉर्ट इससे आता है, आपको 4 क्वांटिटीज देगा और उसमें से एक क्वांटिटी उसमें से आपको उसका डायमेंशंस देगा और करेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सो यू नीड टू डू दिस बाय योर ओन। अगर आपको इसमें कोई कंसर्न है तो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। एक बार आपने पढ़ा है, बस उसको रिवाइज करोगे तो चलेगा। इसके बाद एरर एंड मेजरमेंट होता है, हम लोगों ने पढ़ा था एज ए चैप्टर। एरर्स में से एक क्वेश्चन जरूर देता है, मेजरमेंट का भी एक क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आप शॉर्ट मानो और 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मेजरमेंट के बारे में हम लोग एक बार जरूर बात कर लेंगे, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट में बात करेंगे, जैसे कि स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, इसके बारे में तो लास्ट लेक्चर में बात करेंगे। देन आफ्टर आपने एक चैप्टर पढ़ा था वेक्टर्स। हालांकि आपने बेसिक मैथ्स भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उनमें से वेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो वेक्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो वेक्टर्स को आपको रिवाइज करना है। जितना पढ़ाया गया बस उसी को आप रिवाइज कर लोगे, अपना काम हो जाएगा। सो ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये बेसिक है और ऑल 3 आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट। अगर इसमें किसी भी चैप्टर में आपको इश्यूज है तो आप इंडिविजुअली हमसे बात कर सकते हो, तो बता दें। अदरवाइज जितना पढ़ाया गया उतना मोर देन सफिशिएंट है। मैकेनिक्स 1 की अगर बात करें तो इसमें जो चैप्टर्स हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं वो ये रहेगा: काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर और सर्कुलर मोशन। इसको आप ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स भी कह सकते हो या फिर ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड स्टोरी भी कह सकते हो। तो इसमें हम लोग ये कि ट्रांसलेशन किस तरह से चल रहा होता है और आपस में लिंक्ड है। कई बार ऐसा भी होता है कि काइनेमेटिक्स का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मिलेगा, या फिर काइनेमेटिक्स एनएलएम मिला करके क्वेश्चन बनाएगा, या फिर काइनेमेटिक्स एनएलएम डब्ल्यूईपी को मिला करके बनाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों को चारों को आपस में मिला करके क्वेश्चन बनाए। एक क्वेश्चन में आपको सर्कुलर मोशन भी यूज हो जाएगा, एनर्जी भी यूज हो जाएगी, फोर्स भी यूज हो जाएगा और काइनेमेटिक्स भी यूज हो जाएगी। इसीलिए इनको एक साथ ग्रुप में पढ़ सकते हैं हम लोग, तभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। सो काइनेमेटिक्स को जब आपने पढ़ा था उस पर कुछ डिविजन्स बनाए थे, जैसे कि फर्स्ट था 1 डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकेंड आपने डिटेल में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में या फिर 2 डायमेंशनल मोशन। हम लोग ऐसा भी कपल कर सकते हैं कि ये जो 1D मोशन है 1 डायमेंशनल है, 2D का एग्जाम्पल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, और सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। तो सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट 2 डायमेंशनल मोशन। लेकिन इसको अलग से इसलिए डील करते हैं क्योंकि उसमें हम कुछ नए पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करते हैं। एंगुलर पैरामीटर्स आपको याद होगा, थीटा, ओमेगा, इसलिए उसको सेपरेटली अलग लिखा गया। और इसमें आपने थर्ड जो पढ़ा होगा दैट वाज रिलेटिव मोशन। सो काइनेमेटिक्स के 3 पोर्शंस थे जो हम लोगों ने कवर किए थे। सिमिलरली कुछ पोर्शंस, कुछ पार्ट्स में एनएलएम रहा होगा, डब्ल्यूईपी रहा होगा और सर्कुलर मोशन रहा होगा। 1 बाय 1 वॉच करते हैं
तो पहले मैं आपको वन डायमेंशनल मोशन के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको रिवाइज करा देता हूँ, फिर प्रोजेक्टाइल, फिर रिलेटिव एंड सो ऑन। मैं शॉर्ट में बोलूँगा क्योंकि बहुत डिटेल में बोलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो पोर्शन आपको लगता है कि इसको और बताना होगा या ज़रूरत है आपको, तो आपको बोलना है, तो मैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा और कुछ एग्जाम्पल भी करा लूँगा। सो जो 1D मोशन है, नाम से क्लियर है कि मोशन इन वन डायमेंशनल। इससे पहले आपने कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा होगा, लाइक स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वो जो डेफिनेशंस है ना, वो अपने को याद रखना है। कई बार क्वेश्चन जो होता है केवल डेफिनेशन बेस्ड होता है, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। सो आप जानते हो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहला फर्क तो ये हो गया। स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। फिर इसमें भी आप पढ़ते हो कि कुछ एवरेज डेफिनेशंस आती हैं, कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आती है। एवरेज हम टाइम इंटरवल के लिए लिखते हैं और इंस्टेंटेनियस किसी एक टाइम के लिए लिखते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए। सिमिलरली हम लोगों ने एक्सेलरेशन डिफाइन किया था, रिटार्डेशन डिफाइन किया था, तो वो बेसिक डेफिनेशन आपको रिवाइज करते रहना है। वन डायमेंशन का मतलब है किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो चाहे वो वाई डायरेक्शन हो। अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में बात करते हैं, लेट्स से पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी देगा, उसका एक्सेलरेशन देगा, t इक्वल टू 0 पे कहाँ से चला, किसी t टाइम पर कहाँ पर अवेलेबल है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, ये अपने को पता करना होता है। यहाँ पर क्या क्या गिवन होगा वो समझते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको बताई जाएगी, एक्सेलरेशन आपको बताया जाएगा, फिर टाइम दे करके आपसे x पूछ सकता है, y पूछ सकता है, और v। तो x दैट इज डिस्प्लेसमेंट एक अननोन क्वांटिटी है, v एक अननोन क्वांटिटी है, t आपको नोन होगा और ये नंबर्स नोन होंगे। इक्वेशंस के नाम पर हमारे पास क्या रहता है, इक्वेशंस के नाम पर आप यूज करते हो v की जो वैल्यू होती है वो dx/dt होती है, एंड द सेकंड इक्वेशन दैट यू हैव a व्हिच इज dv/dt। आप a को आप डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट मींस दिस इज आल्सो इक्वल टू v dv/dx। इसी a को आप इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं d2x/dt2। इंटायर काइनेमेटिक्स यहीं पर है कि आपको वेलोसिटी बतानी होगी तो डिस्प्लेसमेंट पता होगा, वेलोसिटी बता देंगे, वेलोसिटी नोन होगी, एक्सेलरेशन पता कर लेंगे, तो ये आपस में रिलेशंस है। इसका एक पर्टिकुलर केस होता है जो आपने पढ़ा था कि अगर a कांस्टेंट हो जाए, इफ a इज फिक्स्ड दैट मींस कांस्टेंट, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम कुछ इस तरह की इक्वेशन लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और nth डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस a/2 टू n-1। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए। आई एम होपफुल कि आपको याद है। और बट आपको क्या याद रखना कि ये तभी यूज होता है जब a की वैल्यू कैसा हो, कांस्टेंट। अगर आप नहीं पता है या a के बारे में नोन नहीं है तो पहले a को पता करोगे, इसके बाद में आप इसको यूज करते हो, और अदरवाइज आपके पास ये इक्वेशंस रहती हैं। तो ये 1D की स्टोरी है। अब इसमें अगर वर्टिकल मोशन आता है तो हम a को किससे रिप्लेस कर देते हैं, g से, और सिंस वो डाउन साइड होता है तो a को हम माइनस जी से रिप्लेस कर देते हैं, तो सारी इक्वेशन हमारे लिए वर्टिकल ग्रेविटेशनल मोशन की बन जाती है। अप साइड थ्रो करेंगे तब भी एक डाउन साइड रहता है, तो a की वैल्यू माइनस जी लिखते हैं। यू नो ऑल दोस थिंग्स। ये इक्वेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर के। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि इस पर क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इनमें से कोई इक्वेशन आ जाएगा या इनमें से कोई इक्वेशन आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप उसका आंसर बताएंगे तो चलेगा। ये एग्जाम में आ चुका है, तो लेट्स से कि उस तरह से बोल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप भी लिखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोलता है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves
with constant acceleration. Find the ratio of distance or displacements during nth and n+1th second. So initial velocity आपको और कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस है, आपसे nth सेकंड और n+1th सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कॉज होने वाले हैं उन डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो मांगता है. ट्राई कीजिए और अगर आपको कोई आंसर आता है so that will be good. एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसको टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको सॉल्व करना चाहिए. ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ये बताता है सर आंसर n के टर्म्स में आएगा ना? हाँ, n के टर्म में ये आंसर आएगा क्योंकि आपको n दिया गया. सो ये जो लास्ट फॉर्मूला है वो आपको वही बता रहा होता है nth सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट. तो आपको लिखना होगा 0 a/2 2n-1, दैट वाज द फॉर्मूला. लेकिन अगर ऐसे नहीं हो गया तो n+1 कितना हो जाएगा? इसके लिए आप लिखोगे u0, a की वैल्यू सेम रहेगी, जहां पर n लिखा हुआ वहां पर हम n+1 लिख देंगे, -1 कर देंगे. जब आप इसको रीराइट करोगे तो ये जो लिखा हुआ है दैट इज a/2 2n-1, दिस इज इक्वल टू a/2 और ब्रैकेट में आप जब सॉल्व करोगे 2n+2 आएगा तो ये +1 बन जाएगा. आपसे बोलते हैं इनका रेशियो बताइए. तो इसका रेशियो बताने के लिए आप जब डिवाइड करोगे देन यू विल फाइंड कि a विल डिसअपीयर, और इसीलिए उसने आपको a नहीं दिया था. तो कुछ ऐसा बन जाएगा 2n-1 डिवाइड बाय 2n+1. तो पॉइंट इज कि अगर अपने को Sn पता है दैट मींस nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम किसी और भी टाइम का बता सकते हैं. n को अगर n+1 करेंगे तो जहाँ भी n था वहां पर n+1 से प्लेस कर देते हैं. ये एग्जाम में आ चुका है. इसका रेशियो बताइए. 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा रहा होगा, उसको आपको मार्क करना होता है. कॉपी कर सकते हैं वरना मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा. एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. लेट्स से कि मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ कि इफ a particle moves on a straight line such that its velocity is given by expression. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अपने को ऐसा दिया गया 2x+3. क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. सो कैसे समझ में आएगा अपने को कि काइनेमेटिक्स का है कि पार्टिकल मूव करता है, जहाँ भी मोशन होती है वहां पे काइनेमेटिक्स होता है.
स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वन डायमेंशनल मोशन है। v और x का रिलेशन दिया गया है, ये अपने को पता करना है। कैन यू गिव अ ट्राई एंड गेट an आंसर फॉर it? ओके, सो कैसे डिसाइड करोगे कि हमको क्या करना है? देखो, डिसीजन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है, फिर अपना फाइनल आंसर आता है। ये जो इक्वेशन हमने बताया आपको, अपने को यही फॉलो करना है। जैसे ये इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला क्या कहता है? ये बोलता है कि अगर हमने x पता हो तो हम v निकाल देते हैं, और ये बोलता है कि अगर v और t का रिलेशन पता हो तो a निकल आता है। अगर आप इससे रिलेट करोगे तो ये बोलता है v और x का रिलेशन पता हो तो a निकल आता है। Now if you look this expression carefully, आपको v और x का रिलेशन दिया गया है, a आपसे पूछा गया है। So आप बोलोगे कि a की जो वैल्यू आती है v और x के टर्म में, हम ऐसा लिखते हैं v dv/dx। v dv/dx से अपना आंसर आने वाला है। क्या अपने को v पता है? यस, यहाँ से v पता है, तो हम यहाँ से v पता कर सकते हैं और v से ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो अब चाहो तो इसको v के फॉर्म में लिख लो। तो जब v के फॉर्म में लिखोगे तो आएगा √2x+3, वो आपको ऐसा ही दे सकता है। अगर अपने को dv/dx निकालना पड़े तो इसको डिफरेंशिएट करना हमने सीखा था। तो ये लिखा हुआ 2x+3 की पावर हाफ, इसका d/dx करना है। डिफरेंशिएशन के रूल होते हैं, जो पावर होता है उसको आप आगे लेकर के आते हो और पावर 1 से कम कर देते हो, तो n-1 हो जाएगा, इनटू चेन रूल के हिसाब से जो अंदर बचा हुआ उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हो। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये पावर -हाफ बचेगा, जो कि नीचे चला जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर अभी लिखे हाफ 2x+3 की पावर -हाफ इनटू, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली ये बन गया 2x+3 की पावर -हाफ। ये dv/dx हो गया और ये v हो गया। अपने को निकालना है a की डेफिनेशन ये होती है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v की वैल्यू है 2x+3 की पावर हाफ, और dv/dx की वैल्यू आ रही है 2x+3 की पावर -हाफ। आप जानते हो मल्टीप्लाई करने में पावर्स एड अप होते हैं, तो ये 2x+3 की पावर हाफ -हाफ, दैट इज 0। तो आंसर आ जाएगा 1। सो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि इसका जो एक्सेलरेशन आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ऐसा यूनिट फॉलो की गई है तो, और ये अपना आंसर बन जाएगा। अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते तो ये बनता है 2v dy/dx इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1 आंसर आ जाता है। या फिर आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो पॉइंट इज कि अपने को जो एक्सप्रेशन दिया होता है उससे किस तरह से आंसर तक पहुंचना है, तो देखना होता है कि इसको किस तरह से हमको यूज करना है। और अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यस सर, थोड़ा फास्ट गए तो चलेगा, इतना बेसिक तो सबको आता है इसलिए। हाँ, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा और फास्ट कर देता हूँ। सो ये जो 1D के केसेस थे, तो 1D में आपने ये 3 इक्वेशंस देखा, इसको आप 3 इक्वेशन या 2 इक्वेशन जो भी बोलो, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में ये प्रोजेक्टाइल मोशन आता है दूसरे नंबर पर, इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके भी आपको सारे रिजल्ट्स याद रखना बंद होता है। जैसे कि बेसिक तो आपका ये रहेगा कि u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर आप थ्रो कर दो, सो ये किस तरह का पाथ फॉलो करता है, प्रोजेक्टाइल होता है। डू वी नो द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ? यस, ये जो पाथ है ये पैराबोला होता है। एंड इफ यू नीड टू राइट द इक्वेशन, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जीरो ओरिजिन से पास किया गया है, फेंका गया है। इक्वेशन गोज लाइक y is equal to x tan theta minus gx square divided by 2u square cos square theta। आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो चलेगा। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, लाइक कितना मैक्सिमम हाइट आता है, उसका फॉर्मूला आपको पता रखना है।
कितना रेंज होता है इसका फॉर्मूला आपको पता रखना है, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, अगर t इक्वल टू 0 से थ्रो किया गया उस टाइम ऑफ फ्लाइट का भी वैल्यू आपको याद रखना है। ना इनकी जो वैल्यूज आप याद रखते हो तो कई तरह से याद रख सकते हो, पर्टिकुलरली ये फॉर्म आपको ज्यादा सूट करेगा। जैसे हम लोग t लिखते हैं, t की वैल्यू आती है 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय g। इससे ये पता चलता है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से इन्फ्लुएंस होता है, कोई और वेलोसिटी इसको इन्फ्लुएंस नहीं करती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट इसको इन्फ्लुएंस करता है। और या फिर 2u sin थीटा अपॉन g लिख सकते हो। हाइट के बारे में आप लिखते हो वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, या फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज की जो वैल्यू आती है वो 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई g, या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इस तरह का याद रख रहे हो, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, मिनिमम होती है। एग्जाम में आ चुका है कि लाइक एक पार्टिकल को आपने थ्रो किया तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर आती है। कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाती है वो भी टाइम आप याद रख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपको मिलेगी, वो टाइम अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, कुछ ऐसा होगा u अपॉन जी साइन थीटा। ये वो टाइम होता है आफ्टर विच वेलोसिटी becomes perpendicular to the initial velocity। रिजल्ट्स आपको याद रहेंगे, जितने भी रिजल्ट्स याद रहेंगे तो उतना आपको डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है तो मार्क करना आसान होता है। ये स्टैंडर्ड है, इस पे कुछ भी एडिशनल नहीं है। इसके बाद इसमें वो एडिशनल करके क्वेश्चन बना सकता है, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दे या किसी एंगल पर एक्सेलरेशन देगा तो कैसे डील करते हैं। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आप अगर आंसर ना भी निकाल पाए तो चलेगा, आइडिया जरूर बता दीजिए, ये इक्वेशन बना पाएंगे तब भी। लेट से ऐसा बोलता है कि अपने पास एक पार्टिकल है जिसको आप थ्रो करते हो u और थीटा एंगल पर, और लेट से एयर इधर चल रहा है, विंड चल रहा है। मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। अब प्रोजेक्टाइल जिसके लिए u और थीटा आपको नोन है is thrown in a horizontal surface. Find horizontal displacement when it hits the ground for the first time। अगर इतना ही रहा होता तो डेफिनेट सी बात है कि हमारा रेंज आंसर हो जाता। बोलेगा given that wind causes acceleration a which is equal to g। इस तरह से विंड चल रही है जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आया, u थीटा से आपने इसको थ्रो किया गया, a पॉइंट से थ्रो किया है, इसका पाथ कुछ ऐसा जाएगा और कहीं b पर लैंड करेगा। ये a से b का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा ये अपने को पता करना है। आपको कोई आइडिया आ रहा हो तो आप शेयर कर सकते हो। और सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे और उसके बाद मतलब नॉर्मल फॉर्मूला लगा लेंगे जिसके अंदर वेलोसिटी u cos थीटा रहेगा और एक्सेलरेशन a रहेगा और टाइम तो अपने को मिल जाएगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या रहेगी? टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रहेगी 2u sin थीटा बाय g। ओके, सो दैट्स अ गुड पॉइंट कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इस एक्सेलरेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। दैट्स गुड। So time of flight depends only on the vertical component of velocity. It does not depend on horizontal components. तो जो acceleration आपका आया है उसने horizontal component को influence किया होगा, vertical को नहीं। Good. सब बोलोगे कि जो टाइम लगने वाला है that is going to be 2u sin theta upon g, ये influence रहेगा। And then after horizontal component of velocity आपको पता है u cos theta होगा, vertical हम लोगों ने use कर लिया है जो कि u sin theta था।
अब ये कितना डिस्टेंस जाएगा, तो अपने को पता चल गया एयर टाइम किया था, उस एयर टाइम से हम इक्वेशन लगा सकते हैं। x की जो वैल्यू आएगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इसको सॉल्व कर दोगे। u का मतलब होगा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज u cos थीटा इनटू t प्लस हाफ a इनटू t स्क्वायर। अब a की वैल्यू g है, इसको यहाँ पर रख दीजिए, t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, सॉल्व करिए, जो भी आएगा वो आंसर बनेगा। सो पॉइंट इज कि जब हम इस फॉर्म में इस तरह से याद रखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा जाए तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन रेंज पूछा जाए तो इसको नहीं यूज कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपने ये लगाया। तो यहाँ से अपने को पता चल जाता है कितना दूर फॉल करने वाला है। सो ये प्रोजेक्टाइल का अपना बेसिक वाला पोर्शन था। इसके बाद आपको प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन बताया गया होगा। सो उसके बारे में जस्ट रिकॉल कर देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अगेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको पढ़ना है, और जिस तरह से आपने फॉर्मूलाज याद रखे हैं उन पैरामीटर्स को भी याद रखना है। कुछ ऐसा रीड किया था कि जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, और जो आप पार्टिकल थ्रो करते हो वो इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल बनाता है। एंड वी हैड द फॉर्मूला बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। ए से अगर आपने लॉन्च किया तो बी पर लैंड करने वाला है। कई बार क्या होगा कि टोटल एंगल का नाम थीटा देगा या बीटा देगा या कुछ और देगा, तो अकॉर्डिंगली अपने पैरामीटर्स पे कन्वर्ट कर लेंगे। एनीवे, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो ये था कि आपने इसको एक एक्स डैश एक्सिस माना होगा, इसको वाई डैश माना होगा, जो भी आपने किया था उसको एक बार फिर से वॉच करने का। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में टाइम ऑफ कितना टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है, तो यू नो कि एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या अलोंग द इंक्लाइंड आता है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगता है, तो आपको u sin थीटा लगाना होता है। तो आप लिखोगे 2 टाइम्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा डिवाइड बाय, नाउ हाउ द g वर्क्स, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होती है, उसके दो कंपोनेंट आप याद रखते हो, एक अलोंग द परपेंडिकुलर अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये जो cos अल्फा वाला होगा और ये g sin अल्फा वाला होता है। जब कभी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं ना, तो केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लग रहे होते हैं, तो g की जगह g cos अल्फा होता है। ये आपके पास नोट्स में होगा, बस आपको याद रखना है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कैसे उसको रिलेट कर सकते हो। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो आर मैक्स आता है, मैक्सिमम रेंज कितना आएगा और मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होगा। एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन? एनीवे, आपकी कॉपी में लिखा होगा, आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसा बोला होगा 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 और समथिंग, और रेंज की वैल्यू कुछ ऐसा होगा, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और सिंस अपसाइड जा रहे हो तो प्लस आएगा साइन अल्फा। तो ये जो रिजल्ट है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी से रिवीजन में जो जो टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनको प्रायोरिटी देनी है। बाकी और भी बहुत सारी स्टोरीज है, उनको भी रिवाइज करना है। सो प्रोजेक्टाइल में नॉर्मली आपसे इंक्लाइंड प्लेन पर पूछेगा या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस से पूछेगा या किसी हाइट से पूछेगा, वो आप रिलेट कर सकते हो। आपके पास इक्वेशंस है, 4 इक्वेशंस जब जानते हो। देन आफ्टर अपने को रिलेटिव मोशन के बारे में बात करनी है, काइनेमेटिक्स में। यस सर, वो ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में अगर मैक्सिमम हाइट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम हाइट उसके टर्मिनोलॉजी पर अपने को जाना होगा। अगर मैक्सिमम हाइट बोलता है तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना होगा? हाँ तो आप सर, इसको ऐसे ग्राउंड से। डील सर मुझे ऐसा डाउट था कि मतलब बी वाला ही मैक्सिमम हाइट रहेगा या फिर जो उसके मतलब मोशन में आएगा उसमें कोई एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा? देखो, वो आपको ऐसा देखना होगा कि क्या ये कैसा पोर्शन जा रहा है। या तो हमारा आंसर बी बनेगा या बी से पहले कभी जा सकता है। मान लीजिए कि अगर ये ऐसे गया होता तो हो सकता ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पर कहीं आ चुकी होगी, और ये जो मैक्सिमम हाइट होगी अपना वही फॉर्मूला आ जाएगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी या 2g जो भी होता है।
यहाँ पे 2 लगाया था ना मैंने, हाँ 2G होता है। सो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर फिर ये हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल लिखना होगा, दैट मीन्स थीटा प्लस अल्फा, वो निकल करके आ जाएगा अगर ये हाइट पहले मैक्स आई है। अगर पहले नहीं आई है तो फिर बी मैक्स हो जाएगा। तो अब दोनों ऑप्शन चेक कर लेंगे कि या तो बी होगा या उससे पहले आ चुका होगा। उसको कैसे चेक करेंगे, उसके पीछे भी उसके भी अपने पास आइडियाज हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको ये पता चल गया और आपको ये भी पता होता है कि हाफ हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है। हाफ हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक u sin थीटा प्लस अल्फा बाई g। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। लेट्स से ये t डैश है, क्या बता सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर t डैश की वैल्यू छोटी है t से तो मैक्सिमम हाइट b पर आएगी या उससे पहले आ चुकी होगी? पहले आ जाएगी। उसे बोलता हूँ, हाँ, इसको यहाँ से यहाँ तक लैंड करने में टोटल टाइम इतना लगा, और अगर ग्राउंड से आप देखते हो हॉरिजॉन्टल से, और उसको मैक्सिमम हाइट आने में इतना टाइम लगता है। अगर ये टाइम छोटा है इसका मतलब ये टाइम पहले आया होगा और ये टाइम बाद में आएगा, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट आ चुकी होगी। ऐसा केस होगा, इसका मतलब है एच मैक्स एच के बराबर हो जाएगा। और अगर टी डैश की वैल्यू टी से बड़ी निकलती है, टी डैश मतलब हाफ ऑफ द टाइम है, इसमें 2 नहीं लगाया ध्यान से देखने का, तो फिर जो बी वाली हाइट होगी उसी को मार्क कर देंगे। इसमें निकालने के लिए अपना कॉमन सेंस यूज, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती है। एक तो टोटल एंगल लेकर के थीटा प्लस अल्फा और एक इंक्लाइंड वाले को लेकर के। एनीवे इसमें एक और हम लोगों ने बात की थी, जब ये अप साइड से डाउन साइड थ्रो करते हो, जब आप डाउन साइड थ्रो करते हो ना तो सारे रिजल्ट्स वही रहते हैं। और हम लोगों ने बात की थी क्या, अल्फा को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस अल्फा से। तो ये 1 माइनस साइन अल्फा बनेगा, ये 45 प्लस अल्फा बाई 2 बन जाएगा, और ये वही रहेगा क्योंकि कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा के बराबर होता है। सो जनरली मेंस और नेट लेवल पर ये इंक्लाइंड वाले को अवॉइड करेगा। अगर पूछेगा तो स्टैंडर्ड रिजल्ट इन्हीं में से पूछेगा, या हाइट के बारे में पूछेगा, बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिलेटिव मोशन का है। रिलेटिव मोशन में आपने पढ़ा था कि उसका जो क्रक्स पॉइंट है वो ये है, किसी वन पार्टिकल की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में कभी वॉच करते हो तो v1 माइनस v2 के बराबर होता है। एक बॉडी का वेलोसिटी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में हम इस फॉर्मूले से देते हैं। ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा होता है। और हम जानते हैं वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, बस उसी को यूज कर लेते हैं। इस स्पेशल केसेस हम लोगों ने कर रखे हैं, उनको अगर मैं रिकॉल कराऊं तो कुछ ऐसा रहा होगा। एक तो रिवर बोट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता रहता है। अगर ये रिवर का टॉप व्यू है, लेट्स से रिवर इधर फ्लो कर रहा है वीआर वेलोसिटी से, आपके लेवल पर वो वीआर वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेगा, और आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहते हैं। लेट्स से ए पॉइंट है, बी पॉइंट पे जाना चाहते हैं, आप बोट से जा रहे हैं या स्विम करके जा रहे हैं, जो भी है। तो हम थीटा को कहाँ से एज्यूम करते हैं, वर्टिकल से। कई बार वो बोलता है कि यहाँ से थीटा मेजर कीजिए तो 90 प्लस करने से आ जाएगा। एक तो आपको ये ख्याल रखना है। दूसरा दूसरा ये कि ये जो VBR है ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर है, स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी है, ये रिवर वाली वेलोसिटी है। अपने पास फॉर्मूला इसी को अप्लाई करते हो तो एनीवे मैं अगर डायरेक्टली रिजल्ट लिखूं तो रिजल्ट कुछ हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, उसमें भी वो कौन सा टाइम, मिनिमम टाइम। अगर आपको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो किस थीटा पे ट्रैवल करना चाहिए। तो आपने पढ़ा था हम थीटा को 0 ले लेते हैं तो हमारा टाइम मिनिमम होता है, लेकिन वो बी पे ना जाकर के सी पे कहीं लैंड करता है जाकर। तो मिनिमम टाइम की वैल्यू आएगी d डिवाइड बाई VBR। ये तभी आएगा जब थीटा की वैल्यू हम 0 चूज करेंगे। लेट्स से ये सी पर लैंड करता है तो ये जो डिस्टेंस होती है, ड्रिफ्ट होती है, उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, और अपने को मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए होती है। तो x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होगी इफ sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको पता है कि अगर बोट ज्यादा फास्ट चलेगी रिवर्स से तो वो 0 ड्रिफ्ट ला सकता है। इसकी जो वैल्यू आती है VR डिवाइड बाई VBR।
ये सारे रिजल्ट्स हैं। आपसे ऐसा पूछेगा एग्जाम में कि लाइक मिनिमम ड्रिफ्ट है, उसको डायरेक्टली क्रॉस करना है, डायरेक्टली बी पे जाना है, तो किस एंगल पे चलना चाहिए? तो आप बोलोगे इस एंगल पे चलना चाहिए। वी आर की वैल्यू पता होगी, वी बी आर की वैल्यू पता होगी, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। फिर एक केस होता है जिसमें एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं आती है, उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो वो इसका रेशियो उल्टा हो जाता है। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। अभी कोई और केस आएगा तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। क्या होता है? आइडिया होता है कि आपको वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए होती है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट कैसे मिलती है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इस वेलोसिटी को इस वेलोसिटी के साथ ऐड करने से आपको फाइनल वेलोसिटी मिलती है, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इतना भी अच्छे से समझ लेते हो कि मिनिमम टाइम कैसे आता है, मिनिमम ड्रिफ्ट 0 कब होती है, नॉन जीरो कब होती है, वो बता सकते हो। फिर आपसे और भी आगे बढ़कर ये पूछेगा कि मिनिमम ड्रिफ्ट होगा कितना अगर नॉन जीरो होगा। तो आप पहले x की वैल्यू पकड़ोगे। x की वैल्यू आती है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी। अच्छा, ये आया कैसे? आप देखोगे ये जो कंपोनेंट आएगा ये वी बी आर कॉस थीटा था, जो क्रॉस कराता है। एक कंपोनेंट इधर आया होगा वी बी आर साइन थीटा, और उसके साथ ये एड अप हुआ होगा वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आई। टाइम कितना लगता है? टी की वैल्यू आपको पता होती है, डी डिवाइड बाई वी बी आर कॉस थीटा। कंफ्यूज मत होना, ये टोटल टाइम टू क्रॉस है, ये मिनिमम टाइम टू क्रॉस है। मिनिमम टाइम क्रॉस करने के लिए थीटा इक्वल टू 0 होता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मिनिमम टाइम लगे और ड्रिफ्ट भी 0 हो जाए? मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे जाओगे तो टाइम तो मिनिमम होगा, लेकिन उसमें ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं होगा। वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे लैंड करेगा जाके। तो आप दोनों को एक साथ मिनिमाइज नहीं कर सकते हो, एक को एक बार में मिनिमाइज कर सकते हो। सबके लिए अलग अलग थीटा है। इसके बाद आपने कुछ रेन और पर्सन वाले क्वेश्चंस किए थे। आपको वो जो पीडीएफ दिया गया है, रिवीजन शीट, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। आप ट्राई करोगे, कल उसके डिस्कशन होंगे तो उसमें हम लोग इसको और भी डिस्कस कर लेंगे। मेन पॉइंट जो था वो मैंने आपको बताया। इस बार जेई मेन में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसी से मिलता जुलता है। मैं आपको बोलता, आप भी लिखेंगे और मैं सॉल्व करता आपके लिए। उसने कुछ ऐसा बोला था कि एक बटरफ्लाई है या फिर एक बर्ड है, मैं ऐसा लिख देता हूँ। अ बर्ड flies towards northeast with velocity 4√2 meter per second if wind blows from north to south with the speed or velocity 1 meter per second, then find displacement of bird in 3 seconds। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कुछ वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने रिवर और बोट को सॉल्व किया है। मैं सॉल्व करता, आप ध्यान दे दीजिए, और अगर आप सॉल्व करें तो कर भी सकते हैं पैरेलली। जब बर्ड फ्लाई कर रहा होता है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, तो ये वेलोसिटी एयर के रिस्पेक्ट में होती है कि एयर के रिस्पेक्ट में वो कैसे चल रहा है। जस्ट लाइक कि जब ये होता है तो रिवर के रिस्पेक्ट में बोट कैसे चलता है। फिर आपको पता है कि अगर रिवर चलने लगता है तो वेलोसिटीज बदल जाती है, तो फिर अपने को ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सिमिलरली अगर विंड चलने लगेगा तो फिर बर्ड की वेलोसिटी अलग हो जाएगी। हम लोग ऐसा लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ, सर आंसर 15 मीटर्स है क्या? हाँ प्रोबेबली वही है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन द विंड और एयर, दिस इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर। फिर अपने को क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालना है ग्राउंड के फ्रेम में, क्योंकि सारा कुछ ग्राउंड के फ्रेम में जाना था। तो इन दोनों वेलोसिटीज को बेसिकली अपने को ऐड कर देना है। अब ऐड करने के लिए अपने को वेक्टर्स वगैरह यूज करना चाहिए। सो यू नो कि डायरेक्शंस कुछ ऐसे चलते हैं।
ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है। उसने बोला है कि आपके पास जो बर्ड की वेलोसिटी है वो ये नॉर्थ ईस्ट, सिंस उसने नॉर्थ ईस्ट बोला है इसका मतलब ये 45 रहा होगा और ये 4√2 रहा होगा। ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन द एयर है। विंड किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो एक वेलोसिटी इधर आ जाएगी, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, दैट्स ऑल। तो इसको ऐड करोगे तो आप पाओगे कि इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर भी चला जाएगा। ये 4√2 है तो ये 4 कंपोनेंट बनेगा, ये 4 बनेगा। नट सेल में 4 - 1 3 ऊपर हो जाएगा और इधर कितना रहेगा, 4 रहेगा। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब बर्ड आपका इधर जाता हुआ नजर आएगा 5 मीटर पर सेकंड से। तो नेट वेलोसिटी आपको वी भी पता चल गया, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम तक चल रहा है, 3 सेकंड तक। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा, वी बी इंटू टी, 5 इंटू 3, 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो पॉइंट इज कि ये जो क्वेश्चन आया था ना, इसको आप देखो कि रिवर बोट वाला प्रॉब्लम ही है। जिस तरह से रिवर चलती है तो बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी मिलकर के टोटल वेलोसिटी बताती है। सिमिलरली अगर विंड ब्लो करेगा तो बर्ड की वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी दोनों को ऐड कर दोगे, अपने को रिजल्टेंट वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो कई बार वो नाम बदलता है बट लॉजिक हमारा कनेक्ट हो रहा होता है 15 मीटर। इसमें कई बार ऐसे नाम लेता है अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम बोलेगा इसका मतलब इसके अगेंस्ट चल रहा है रिवर की वेलोसिटी के। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ रिवर की डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब ये थीटा ना जा करके थीटा की वैल्यू हम 90 या 0 या उस तरह से कुछ पकड़ सकते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली रख करके बता सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम चलोगे तो आप क्रॉस करना नहीं चाहते हो, बेसिकली आप रिवर के साथ चलना चाहते हो। तो जब आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी बी आर प्लस वी आर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और जब अप स्ट्रीम आओगे तो फिर वी बी आर माइनस वी आर हो जाएगी। जनरली वो क्रॉसिंग वाला पूछेगा, वो आपको बता दिया गया। तो काइनेमेटिक्स में इतना पॉइंट्स थे जो मैंने काफी किए और मेन पॉइंट्स को। सो 1D प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन। इसके बाद हम लोग एनएलएम के बारे में बात कर लेते हैं। एनएलएम डब्ल्यूईपी ये काफी मिक्स टाइप का है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या खास पॉइंट है मैं एनएलएम के लिए हाईलाइट कर देता हूँ। इस पे हम लोगों ने जो पढ़ा था, एक तो वो 3 लॉज थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ। बेसिकली अपने लिए सेकेंड लॉ जो है खास इंपॉर्टेंट है, F=ma। ये बताता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, F का मतलब है नेट एक्सटर्नल फोर्स, इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट इंटायर मास। इसको आप यूज करते हो। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने कंस्टेंट रिलेशंस खास इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि समेशन टी डॉट बी या टी डॉट ए इक्वल टू 0। इसको हम लोग तब लगा सकते हैं जब स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स हो, वेलोसिटी के साथ भी डिस्प्लेसमेंट के साथ भी। और भी तरीके होते हैं कंस्ट्रेंट निकालने के। देन आफ्टर क्या पढ़ा था आपने, इसके बाद आपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा। ये फ्रिक्शन एक स्पेशल फोर्स होता है। हालांकि जब लॉस पढ़े थे तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस के बारे में लर्न किया था, जैसे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में लर्न किया था। आपने टेंशन के लिए बारे में लर्न किया होगा, स्प्रिंग फोर्स के बारे में लर्न किया होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है या इसका फॉर्मूला होता है? तो आप बोलोगे कि नॉर्मल रिएक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जैसे कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg के बराबर हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर आपने एक फोर्स लगा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा। दूसरा फोर्स लगा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है। सो नॉर्मल रिएक्शन चेंजेस इट्स वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, इसलिए वो एडजस्ट करता है। सिमिलरली टेंशन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है, देयर इज नो फॉर्मूला। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है इट्स लाइक kx और टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। फ्रिक्शन एक स्पेशल फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। और इसके बारे में भी आप जानते हो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये मोशन को अपोज नहीं करता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। आपने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, लाइक कि बाइसिकल के टायर्स में किधर फ्रिक्शन लग रहा होता है, वॉकिंग के टाइम पे किधर फ्रिक्शन लग रहा होता है एंड ऑल दैट। फिर भी अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिसकी वैल्यू म्यू और नॉर्मल रिएक्शन के
प्रोडक्ट के से छोटा या बराबर होता है, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आता है। एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन होती है, और इसके बीच में ये जो नंबर, इसको कई बार हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से बुलाते हैं। मैं आपको एग्जांपल कर रहा था जिसमें आप ये समझ भी जाएंगे, और बाकी आपको जो शीट दी गई उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कल उसका डिस्कशन होगा तो आपको और फायदा होगा। शीट से ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कई सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों को, अगर आपको नहीं है तो वेल एंड गुड। ये बोलेगा कि लेट से अपने पास एक ये ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक ये है, और आपने इसको ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ, कभी 2 रखेगा कभी 3 रखेगा, आपके लेवल में 2 ब्लॉक देगा। लेट से F फोर्स लगाया F, अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉपी कर लेता हूँ तो ये 18 न्यूटन था, और लेट से ये 4 kg का है, ये 2 kg का है। यहाँ का एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 है और यहाँ का एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2 है। सो आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो अपने को 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है। μ1 μ2 की वैल्यूज में एग्जैक्टली वही दे देता हूँ जो आपको शीट में दिया गया है, जिससे कि अपना आंसर ही मैच हो जाएगा। μ1 की वैल्यू दी जा रही है 0.2 और μ2 की जो वैल्यू है दैट इज 0.4। एक मिनट आप टाइम लीजिए, ट्राई आप आंसर निकाल पाते हैं, दैट्स ग्रेट। अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह इक्वेशंस को। Sir, answer 1 meter per second square है। Okay. So, okay, let me explain then. So, कैसे सॉल्व करना होता है उसके लिए अगर मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे ना, तो पहले अपने को ये एज्यूम कर लेना होता है कि सारे ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को नहीं पता कि ये साथ साथ चलेगा या फिर अलग अलग चलेगा या फिर नहीं चलेगा व्हाटसएवर। सो अपना एजम्पशन ब्लॉक्स हैं सभी मूव कर रहे हैं ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। ये करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर करेक्ट हुआ तब भी हम आंसर बता देंगे, इनकरेक्ट हुआ तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो अगर ऐसा माना जाए तो ये आपका एफबीडी बनेगा इस वाले पार्ट का। ये जो फ्रिक्शन होगा बीच में ये इंटरनल हो जाएगा, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन वाला, हालांकि मुझे ऊपर दिखाना चाहिए इसलिए मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। इस सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है ग्राउंड लगाएगा, इस फ्रिक्शन का नाम F1 पकड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग F1 की मैक्सिमम वैल्यू को चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा मूव करेगा तो नीचे स्लाइड करना चाहिए तो काइनेटिक करना चाहिए, काइनेटिक मैक्स के बराबर होती है। तो F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ऐसा लिखने से हमको ये भी पता रहता है कि हम उसको स्टैटिक और काइनेटिक दोनों में से कौन सा है ये टेस्ट कर रहे हैं। तो हमको 1 into total normal relation acting at this bottom, total normal relation total weight को बैलेंस करेगा, जो कि 2 + 4 kg into g के बराबर आ जाएगा। μ1 अपने को 0.2 दिया गया है, तो अगर इसकी वैल्यू को आप कॉपी करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट टर्न आउट टू बी 12 न्यूटन। आप देखो कि इस पूरे सिस्टम में 18 न्यूटन फॉरवर्ड लग रहा है, 12 न्यूटन बैकवर्ड लग रहा है, तो क्या ये स्लाइड करना चाहेगा? बिल्कुल करना चाहेगा। तो ये F1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लगेगा, इसके बावजूद भी एक्सेलरेट करेगा। अब हम लोग एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, या फिर न्यूटन इक्वेशन आप लगाओगे तो टोटल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन है माइनस F1 की मैक्स वैल्यू
इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 18 माइनस 12 डिवाइड बाई 6। ये 6/6 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है इनका कंबाइंड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। फिर हम देखेंगे पूछा क्या उसने, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा था। नो यहाँ पर ये श्योर करना बहुत क्या 2 का भी वही रहेगा, क्योंकि हमारा एजम्पशन था। कई बार एग्जाम में ऐसा डिलिबरेटली करता है कि वो दोनों को स्लाइड करवा देता है। तो अभी अपने को ये चेक करना है कि क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अलग से एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 4 kg ब्लॉक। तो जब 4 kg के रिस्पेक्ट में 2 kg का बनाओगे तो आपको एक शूडो लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल हो गया और ये 2a के बराबर शूडो आएगा। सिंस ये शूडो इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो ये फ्रिक्शन F2 लगेगा। अब आप देखोगे कि 2a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a की वैल्यू आ रही है 2, क्योंकि a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। और हम अगर F2 के मैक्स की वैल्यू पता करें, मैक्सिमम, तो ये आएगा μ2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पर लग रहा होगा, जो 2 kg को बैलेंस कर रहा होगा। ये 0.4 और 2 kg मतलब 20 हो जाएगा। ये नंबर आया 8 न्यूटन। अब आप देखोगे कि इस पे जो फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम वैल्यू वो 8 न्यूटन है, जबकि शूडो फोर्स इसको 2 न्यूटन लगा रहा है। इसका मतलब 4 के रिस्पेक्ट में 2 स्लाइड नहीं करेगा। तो यहाँ से अपना एक कंक्लूजन निकला कि 2 और 4 साथ साथ चलेंगे। सो वी कैन कंक्लूड 2 kg and 4 kg move together। जैसे आपने ये कंक्लूड कर दिया, इसका मतलब आपने जो एज्यूम किया था वो परफेक्ट था। इसका मतलब है ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये चेकिंग भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज कर लीजिए ये 2a की वैल्यू 10 आ जाती या 12 आ जाती, तो फिर यहाँ पर स्लाइडिंग हो जाती, तो यहाँ पर भी स्लाइडिंग हो जाती, तो काइनेटिक हो जाता है। तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे होते हैं। फिर हम उनका इंडिपेंडेंट एफबीडी बनाते हैं और सॉल्व करते थे। करेक्ट। सो ये आपका फ्रिक्शन के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने, तो उनको अपने नोट्स में देखना है, जो इशू आएगा आपको बात करनी है। इसके बाद एनएलएम में कंस्टेंट रिलेशंस, कई सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आपको शीट दी गई, आप शीट ट्राई करेंगे, उसमें कंस्टेंट रिलेशंस मिलेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। उसके बाद उसमें एक शूडो फोर्स आता है, तो शूडो फोर्स का भी एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। शूडो फोर्स किधर लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, एंड मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। WEP में पहला जो क्वांटिटी है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं वो वर्क की डेफिनेशन होती है। वर्क की डेफिनेशन अब तक आपको F.dr के नाम से याद होगी। इसी को आप यूज करते हो। अगर आपका F कांस्टेंट होता है, इफ F इज कांस्टेंट, तो W की वैल्यू बन जाती है F.r। अगर वेरिएबल होता है देन यू हैव अ फॉर्मूला एज वेल। क्या फॉर्मूला बनाया था, अगर आपको याद है तो कुछ ऐसा बोला होगा, दिस इज इक्वल टू fx dx fy dy fz dz। सो कई बार वो वर्क की कैलकुलेशन कराने के लिए यूज करता है, तो ये डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों इसका इंटरप्रिटेशन है। We had a couple of questions on this। इसके बाद में हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखते हैं। सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। दैट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स व्हिच इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये तो हम बाद में लिखते हैं, बेसिकली फॉर्मूला यही है जितना ये है। mgh आता है, हाफ के x² आता है स्प्रिंग और उसके लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। डू यू रिमेंबर कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब अप्लाई करते हैं, क्या हमेशा अप्लाई कर सकते हैं या कोई कंडीशन होती है? So when friction is absent।
हाँ, तो एक दो बार तो वो बहुत डीप पे गया, उसी पॉइंट को पूछा। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, आप उसमें उसको आंसर बताएंगे। इसके लिए जो कंडीशन है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट, पहला नॉन non-conservative force must be absent. Forces must be absent. Let's say इतना ही रखते हैं। ऐसा बोलता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कंडीशन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मस्ट बी absent. Whether this is true or false. तो क्या हम आंसर कर पाए? तो ये ट्रू है। देखो क्या होगा कि वो आपको ट्रैप कर सकता है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जब कभी ऐसे वर्ड आते हैं ना, मस्ट, सर्टेन, 100%, तो अपने को ध्यान देना होता है। हम लोग इसको फॉल्स कैटेगरी में रखेंगे। क्यों फॉल्स कैटेगरी में रखेंगे? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का अब्सेंट होंगे तब तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। अगर प्रेजेंट होते हैं तब भी हम लगा सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए। कंडीशन जो हम लोगों ने लिखी थी वो ये लिखी थी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मस्ट बी 0। दैट्स द कंडीशन, कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं लेकिन अगर उनका वर्क डन 0 है तो हम इसको लगा सकते हैं। अगर वो अब्सेंट हैं तो वर्क डन हमेशा 0 रहेगा, ऑफ कोर्स। सो ऐसा अगर उसने स्टेटमेंट लिखा है, मस्ट लिखा है, दैट मीन्स कि प्रेजेंट में आप लगा ही नहीं सकते हो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? इसको आप ऐसे काउंटर करने के लिए रोलिंग का एग्जांपल दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हो। रोलिंग का एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि रोलिंग केस में फ्रिक्शन लग रहा होता है और वर्क 0 हो रहा होता है, इसके बावजूद भी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। सो ये जो कंडीशन है, ये कंफ्यूज करने के लिए बोला उसने। तो मस्ट नहीं, मे भी लिखा होता तो आप यस कर सकते हो। मस्ट में दोनों केस आते हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज फॉल्स, नॉट ट्रू। दिस इज ट्रू। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो या ना हो, लेकिन उनका वर्क डन का 0 होना जरूरी है। ओके, तो ये कंडीशन होती है। बाकी आप देखते हो फ्रिक्शन नहीं है, अगर वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो डेफिनेटली बात आपका वर्क डन 0 होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। इनफैक्ट हमारे पास एक ब्रॉडर मेथड होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये मैंने इसीलिए हाईलाइट किया था क्योंकि अगर अदरवाइज आपको लगेगा कि ये सही है तो मस्ट की वजह से रॉन्ग हुआ। एनीवे, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत पावरफुल है, ये सिंपल है। ये बोलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए आपको किसी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, जो भी हो, हर जगह लगाया जा सकता है। हम लोगों ने इसको लगा कर देखा और बहुत सारे क्वेश्चन में इसको यूज भी किया। एक टर्म और यूज होता है पावर। पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं, F इज इक्वल टू dW/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। F.V इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर के लिए रेट ऑफ वर्क डन डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। इन दोनों के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पावर के। जनरली क्वेश्चन ये बोलता है फोर्स देगा, वेलोसिटी देगा, बोलेगा बताइए पावर क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट करके हम बता सकते हैं। अगर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कंजम्पशन ऑफ पावर विल बिकम 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ये पावर हो जाता है। ये जो वर्क एनर्जी मेथड है उसमें बेसिकली अपने को वर्क या वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर है, इसमें वर्क कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी बहुत इजी जाता है। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, और एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह यूज करते हैं। इस चैप्टर को आप किसी भी चैप्टर में यूज करते हुए पाएंगे। आपने पूरा फिजिक्स पढ़ रखा है तो हर जगह इसका यूज आता है। इसके बाद शॉर्ट
में मैं सर्कुलर मोशन के बारे में बोल देता हूँ. It will take 2 more minutes. और इसको आप रिवाइज कर लेंगे. शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे. सभी लोग सारे क्वेश्चन जरूर ट्राई करके आएगा. अगर आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे आपसे नहीं होगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. सर्कुलर मोशन ऑफ कोर्स मोशन ऑन अ सर्कल होता है. और हम लोगों ने बात कर रखा है कि अगर इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में सॉल्व करें थोड़ा सा टफ जाता है. इसलिए हम आर थीटा पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं. ये थीटा है, ये आर है, ये पार्टिकल आपको किसी वी वेलोसिटी से जा रहा है. सो थीटा ओमेगा अल्फा इनको डिफाइन किया गया था. दे आर जस्ट लाइक एक्स वी एंड ए. ये एंगुलर पैरामीटर है, ये लीनियर पैरामीटर है. आपस में रिलेशंस हम लोगों ने बताए थे. v इज इक्वल टू आर ओमेगा निकलता है. ए की जो वैल्यू आती है उसमें एक AC आता है, दूसरा AT आता है. रिमेंबर दोस थिंग्स. AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, द एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, और AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है. इन केस यू रिमेंबर तो हम लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं v स्क्वायर बाई r माइनस r कैप डायरेक्शन, और इसको लिखते हैं AT दैट इज r अल्फा टुवर्ड्स थीटा कैप डायरेक्शन. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ये 0 होता है, AT 0 होता है. AT जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है. कभी ऐसा लिखा मिले वो AT होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो किस स्पीड से स्पीड कैसे चेंज कर रही है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता रहा होता है. और रेडियल एक्सेलरेशन क्या कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है. तो टेंजेंशियल का काम है मैग्नीट्यूड चेंज करना, और सेंटीपिटल का काम है डायरेक्शन को चेंज करना. इसके बाद हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ था, वो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है. किसी स्ट्रिंग में टाई करके, तो आपको याद होगा कि अगर एक पार्टिकल को आप सर्कल पे ले जाना चाहते हो तो कितना मिनिमम वेलोसिटी लगेगा. तो वो डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रिंग में टाई किया हुआ है या फिर रॉड से टाई किया हुआ है. लेट्स से स्ट्रिंग से टाइड है. व्हाट शुड बी वी नॉट मिनिमम सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्कल? √5 GR. √5 GR होगा. तो अगर आप वी नॉट की वैल्यू √5 GR से बड़ा करते हो तो आप पाओगे कि कंप्लीट सर्कल करेगा. उससे छोटा करते हो तो फिर आपको केस बताए गए थे. पेंडुलम के लिए √2 GR होता है, और इसके बाद सर्कल प्लस प्रोजेक्टाइल करता है. अगर इसको हम रॉड से रिप्लेस कर देते हैं मास लेस तो यहाँ पर 4 हो जाता है ना. वो क्या करता है, पहले तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता था, थोड़ा सा हार्डशिप लाने के लिए इसी में माइनस से चेंज लेके आता है. ये लास्ट क्वेश्चन है. तो एक दो बार एग्जाम में ऐसा उसने पूछा है कि अब वो क्या करेगा, प्लेन बना देगा, इनक्लाइंड प्लेन. ना तो वर्टिकल रखेगा ना हॉरिजॉन्टल रखेगा. लेट्स से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन है, और एक सर्कल पर यहाँ पे चलाना चाहता है एक पार्टिकल को ऐसा, और आपसे बोलता है यहाँ पे टाई किया गया इस तरह से, स्ट्रिंग से टाइड है. एंड देन इट विल आस्क कि कितना वेलोसिटी इसको थ्रो किया जाना चाहिए सो दैट कि ये कंप्लीट सर्कल करना स्टार्ट कर दे. ये रेडियस आ रहे हैं. तो क्या हम इस एग्जांपल का भी आंसर दे सकते हैं? क्या चेंज आएगा? देखने में थोड़ा सा डेंजरस लगेगा, बट इट्स अ काइंड ऑफ वर्टिकल सर्कल का एक इंक्लाइंड वर्जन है. ये केवल ये वर्टिकल सर्कल था और ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पर है. तो कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए सो दैट ये कंप्लीट राउंड करे इस इंक्लाइंड प्लेन पर सर्कुलर मोशन? सर G को G sin थीटा से रिप्लेस करेंगे कैसे? हाँ, G को G sin थीटा से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसके वर्टिकल प्लेन के पैरेलल G लग रहा होता है. इसके वर्टिकल प्लेन के पैरेलल कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू वरी अबाउट. ये वाला एक्सेलरेशन. तो आप जानते हो कि जब इंक्लाइंड प्लेन होता है तो यहाँ पर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन G sin थीटा आता है, और G cos थीटा इनटू द इंक्लाइंड प्लेन चला जाता है, तो उसका कोई रोल रहेगा नहीं. तो जहां भी J आ रहा था वहां पर हम क्या लिख देंगे, G sin थीटा. तो यहाँ पर हम बोलेंगे v नॉट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5 G sin थीटा इनटू r. सो अगर वर्टिकल से लेकर के किसी इंक्लाइंड प्लेन पर आएगा तो G का कंपोनेंट बदलेगा, बाकी वही स्टोरी रहेगी. वो सब बोलेगा कि ये स्मूथ है सो दैट कि कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि आपने देखा होगा हमने इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था. स्मूथ होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ भी लगा सकते हैं. बाकी स्ट्रिंग और टेंशन 0 रखना एंड ऑल दैट. टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर आपको याद रहती है, मिनिमम कितनी आती है? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √G into r. तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पूछेगा तो हम बोलेंगे √G sin थीटा into r and all that.
जनरली क्या करेगा, अगर पेपर को कॉम्प्लिकेट करना चाहेगा वो 3D में इंक्लाइंड प्लेन वगैरह लेकर के आएगा, बाकी रूल्स हमारे वही रहेंगे। इसमें और भी बहुत सारी स्टोरीज थी, वो आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे और जो आपको डीपीपी दिया गया है, शीट दिया गया है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। तो वो क्वेश्चन मेन लेवल के एडवांस लेवल के? हाँ, वो मेंस लेवल के ही हैं, मेंस और नीट के लिए अप्रोप्रिएट है। मेंस से थोड़ा सा हार्ड जा सकता है बट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इट्स नॉट लाइक एडवांस टाइप एंड ऑल। कॉन्सेप्चुअल है और हम लोग उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा? तो मैंने आपको ब्रीफ अप किया मैकेनिक्स 1 के बारे में। इसमें जितना भी बताया जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हो, बट बेसिक पोर्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक बार नोट्स को रिवाइज करो और शीट को कंप्लीट करो। जो भी आपके डाउट्स आते हैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ। सर यही टाइमिंग पे होता है ना? हाँ, इस टाइमिंग में किसी को इश्यू जा रहा है क्या? नहीं सर नहीं। ऑफलाइन शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? ऑफलाइन एक स्कोप है करने का, बट आई डोंट नो कि आपके पास टाइम है या नहीं। अगर आपको ऑफलाइन आना है so it could be feasible from this thing like 6 to 7 or something evening में, और 5:45 to 7 PM। इन केस अगर आप लोग अफोर्ड कर पाए तो 3S की बिल्डिंग में उसको मैं सेंड कर सकता हूँ। अदरवाइज 7 to 8 इवनिंग हम लोग ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो वो स्लॉट खाली है, मतलब अगर सब कुछ चल रहा होगा तो चलेगा। तो किसी को कंसर्न होगा तो मैं व्हाट्सएप पे बात कर लेता हूँ। अगर फिजिबल होता है तो फिर मैं इसको अलाउ कर सकता हूँ। ठीक है? ओके सर। ओके सर नहीं तो जैसे मतलब पहले 3S के साथ ही ले रहे थे, वैसा पॉसिबल हो सकता है क्या? तो मतलब एक ही टाइम में दोनों का भी हो जाएगा इसलिए? हाँ, वो मैं क्लास को स्ट्रीम कर सकता ऑफलाइन में? नहीं सर, स्ट्रीम नहीं सर, वो बहुत ही खराब क्वालिटी हो जाती है सर, वो जमता नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए उसको मैंने प्रायोरिटी नहीं दिया है। आइदर दिस दैट वी हैव डन टुडे, और वो जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे ऑफलाइन में अगर आप में से सभी को सहमत हो तो आप ग्रुप पे डाल देना, तो फिर मैं इसको मे बी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देता। कल का यही टाइमिंग रहेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट के लिए हम हो सकते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू देन।